क्या होता है कानूनी तख्ता पलट, आखिर तुर्की में क्यों मचा हुआ है बवाल, एर्दोगन पर बड़े आरोप, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर क्यों ट्रंप के नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में आतंकी हमले से एक और जंग के आसार, वेस्ट बैंक पहुंचने लगे सैनिक। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 7 अक्टूबर 2023 इस तारीख को हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ लोग अब भी उसकी कैद में है। तब से अब तक इजराइल की ओर से गाजा में भीषण हमले जारी है। इस बीच एक और हमला आज यरूशलेम में हुआ है। इस आतंकी हमले में 5 इजरायली मारे गए हैं, जबकि 11 लोगों का इलाज चल रहा है। यरूशलेम के रमोद जंक्शन में ये हमला हुआ है, जिसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई है और स्थिति का जायजा लिया है। खबर मिली है कि ये आतंकी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके के रहने वाले हैं। यह इलाका अब तक जंग से अछूता रहा है और इस हमले के बाद इजरायली सेना इसे भी जद में ले लिया है। वेस्ट बैंक के 2 गाँव अल कुबेबा और कतन्ना के ये रहने वाले हैं। ये इलाके वेस्ट बैंक में ही पड़ते हैं। इस हमले ने एक नई जंग का माहौल बना दिया है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के गाँव को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने वेस्ट बैंक पर भी हमले करने की बात कही थी और इजराइल के विलय का प्लान पेश किया था। ऐसे में अब वेस्ट बैंक के जंग का नया मैदान बनने की संभावना प्रबल है। इजराइल के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि नागरिकों को हथियारों से लैस करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हथियार लेकर चलने वाले इजरायलियों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे हमले को रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों हमलावरों को सैनिकों ने मार डाला है। वही हमास ने इस हमले की तारीफ की है और इसे हीरोइज्म करार दिया है। हमास ने इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों ने आह्वान किया है कि वे इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखें। इसके अलावा इजराइल की सांसद ओजामा येहुदित इब्के लिमेरसोन ने कहा कि गाजा और वेस्ट बैंक में कोई अंतर नहीं है, खान यूनुस और रामाल्ला में कोई अंतर नहीं है। हर जगह वे लोग हमें मारने की फिराक में बैठे हैं, हमें मारना चाहते हैं, इसलिए हमें भी उनको मारकर खत्म करना होगा। इजराइल की नेता ने कहा कि नाजी तो नाजी ही रहेंगे, वे हमें मारना और बर्बाद करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने दुनिया भर के 2 खेमों में लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस द्वारा किए गए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के ऊपर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अब क्रेमलिन की तरफ से अमेरिका की इस धमकी का जवाब आया है। ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाते हुए रूस की तरफ से इन प्रतिबंधों को बिल्कुल बेकार बताया है और दावा किया गया है कि इनका कोई असर नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रतिबंधों को लेकर की गई बयानबाजी को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्रेन की राजधानी पर भी किए गए रूसी हवाई हमले को भी जायज ठहराते हुए यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि ट्रंप की धमकी भरे अंदाज पर अपनी बात रखते हुए पेस्कोव ने कहा, कुल मिलाकर एक बात तो कही जा सकती है कि पिछले कुछ समय से हमारे देश पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। लगभग 4 साल हो गए, लेकिन इसका ज्यादा कोई असर नहीं है। रूस पर दबाव डालने के मामले में वह पूरी तरह से बेकार साबित हुए हैं। दरअसल अलास्का की मीटिंग के बाद रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर शांति की उम्मीद नजर आई थी। हालांकि रूस की तरफ से लगातार कीव पर हमले जारी है। शनिवार और रविवार के दौरान कीव पर रूस ने जमकर हमला किया। इससे गुस्साए ट्रंप ने रूस के ऊपर नए टैरिफ लगाने को लेकर तैयारी करने की बात कही। हालांकि यह टैरिफ कैसे होंगे या इनका क्या प्रारूप होगा, इसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। कीव पर भी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अमेरिका से इस मामले को और भी तेज और कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू करने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने तर्क दिया है कि रूस के ऊपर पड़ने वाला बाहरी दबाव ही ट्रंप और रूसी सेना को शांत कर पाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर इन दिनों बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि एर्दोगन और उनकी सरकार देश को मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रही है। इन सब की जड़ में अदालत का एक फैसला है, जिसकी वजह से
इस्तांबुल के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब हालात बेकाबू हो रहे हैं और लगभग पूरे देश में इंटरनेट प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल तुर्की में यह बवाल तब शुरू हुआ है जब इस्तांबुल की एक अदालत ने बीते सप्ताह फैसले में शहर में CHP की 2023 की जीत को रद्द कर दिया। फैसले में पार्टी के अंतरिम चुनाव के दौरान अनियमितताओं को हवाला दिया गया, जिसमें प्रतिनिधियों के चयन को प्रभावित करने के लिए पैसे लेने के आरोप भी शामिल थे। अदालत का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इस्तांबुल ने सिर्फ तुर्की का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है, बल्कि CHP का गढ़ भी है। हाल ही में स्थानीय चुनावों में पार्टी की जीत एर्दोगन की पार्टी के लिए एक प्रतीकात्मक झटका थी। CHP के अध्यक्ष ओजगुर ओजेल ने अदालत के फैसले को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम को न्यायिक तरीके से विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, वे उस पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने पिछला चुनाव जीता था, जो तुर्की गणराज्य की संस्थापक पार्टी है और हर चुनाव में सबसे आगे चल रही है। हम एक सत्तावादी सरकार का सामना कर रहे हैं और इसका विरोध करना ही एकमात्र विकल्प है। इसके बाद CHP ने देश भर में जन आंदोलन का आह्वान किया। पार्टी के लोगों ने पार्टी के इस्तांबुल मुख्यालय के विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने की अपील की थी, जिसके बाद रविवार शाम तक पुलिस ने इमारत के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए और बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात कर दिए। पार्टी ने इस सरकार द्वारा डराने धमकाने का प्रयास बताया। सैकड़ों विपक्षी समर्थक सोमवार को पार्टी मुख्यालय के पास पहुंच गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया। कई जगह झड़पें हुई और अधिकारियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन बढ़ने के बाद पूरे तुर्की में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई। इस बीच सरकार का कहना है कि तुर्की की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और उसने रणनीतिक हस्तक्षेप के आरोप में भी इनकार किया। हालांकि CHP ने इन दावों को खारिज किया है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि एर्दोगन का असली मकसद स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं को खत्म करके और रूस के प्रबंधित लोकतंत्र जैसी व्यवस्था बनाकर सत्ता को मजबूत करना है, जहां विपक्षी दल मौजूद तो है लेकिन असल में उनके पास कोई ताकत नहीं है। लोग इसे लीगल कूप या कानूनी तख्ता पलट का नाम भी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनूस सरकार के आलोचकों पर कहर टूट रहा है। एक के बाद एक इन आलोचकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में बांग्लादेश पुलिस ने अबू आलम शहीद खान को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश पुलिस ने खुद यह जानकारी दी है। अबू आलम शहीद खान 1971 में मुक्ति प्रोग्राम के सेनानी और पूर्व नौकरशाह हैं। वह मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के प्रमुख आलोचक रहे हैं। यह गिरफ्तारी शेख हसीना के अबदस्त किए जाने के बाद से असहमति जताने वाले को हिरासत में लिए जाने का एक और मामला है। उनको गिरफ्तार किए जाने की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों को तोड़फोड़ की कोशिश करने और सार्वजनिक व्यवस्था को खलल डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार के सेवानिवृत्त सचिव खान हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर अंतरिम सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वह हाल के सप्ताहों में गिरफ्तार किए जाने वाले अंतरिम सरकार के चौथे प्रमुख आलोचक हैं। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में लगातार गिरफ्तारियां हो रही। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।